बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग प्रारंभ करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री लेक्चर जो भी हो 18 जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग जानेंगे किसके बारे में? कॉलिजन थ्योरी के बारे में। उसको हिंदी में कहते हैं संघटन का सिद्धांत। स अनुसार घ ट हलंत ट, संघटन का सिद्धांत। ये संघटन का सिद्धांत कहता क्या है? सबसे पहले इसके बारे में जाने कि ये संघटन का सिद्धांत कहता क्या है। तो फटाफट हम लिखते जा रहे हैं, उसको नोट करते जाएंगे, जैसे लिखेंगे वैसे समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए संघटन सिद्धांत। पहला एरो यह काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पर आधारित है। क्या कहा? यह काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पर आधारित है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है इसके अनुसार रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इसके अनुसार रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सॉलिड स्फीयर के समान होते हैं। किसके जैसे होते हैं? सॉलिड स्फीयर के समान होते हैं जब दो सॉलिड स्फीयर, यहां क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है। 3 पॉइंट लिखे हैं, और भी है। अभी क्या कहता है? यह काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जानते होंगे, 11th क्लास में पढ़े थे, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, दोनों कॉमन चैप्टर है। जिसमें हम लोग पढ़े थे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ। याद दिला रहे हैं? पढ़ा नहीं रहे हैं, याद दिला रहे हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस लॉ, एवोगाड्रोज लॉ, वान डर वाल इक्वेशन, और याद कीजिए ग्राम्स थ्योरी ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन। 3 सिद्धांत में उसमें लिखे होंगे। काइनेटिक थ्योरी की मूल अवधारणा निम्न है। 8-10 पॉइंट करके लिखे, याद है? हाँ, उसी को याद दिला रहे थे। तो यह काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पर आधारित है। कौन सी थ्योरी? संघटन का सिद्धांत, कॉलिजन थ्योरी। इसके अनुसार रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो अभिक्रिया में भाग लेगा सॉलिड स्फीयर के समान होते हैं। जब दो सॉलिड स्फीयर मींस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है। फटाक से इनको नोट कर लें। क्या आपस में, यहां छूट गया है? चलिए, आपस में टकराते हैं तो केमिकल रिएक्शन। तो यहां में छूट गया था, में दे दिए हैं, तो इनको लिख लिए होंगे। अब इनको मिटाते हैं और फटाफट लिखते हैं ताकि पूरा बोर्ड लिख सके ना। हाँ, पूरा बोर्ड लिखेंगे।
देखिए, ये सैद्धांतिक बात है, थ्योरिकल बात है, इनको याद रखेंगे। आपसे पूछे जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन के क्या कहते हैं, कॉलिजन थ्योरी को बताएं। तभी इनके मुख्य बिंदु हम लोग लिखते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग भी समझते जा रहे हैं। अगला पॉइंट है, जरा देखिए, सभी कॉलिजन के कारण केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। क्या लिखें? सभी कॉलिजन के कारण केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, बल्कि इफेक्टिव कॉलिजन प्रभावी संघटक ही रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलता है। देखिए क्या कहता है, सभी कॉलिजन के कारण केमिकल रिएक्शन नहीं होता। केमिकल रिएक्शन मीन्स प्रोडक्ट का निर्माण, प्रोडक्ट का बनना। क्या कहते हैं, सभी कॉलिजन के कारण केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, बल्कि इफेक्टिव कॉलिजन मीन्स प्रभावी संघटक ही रिएक्टेंट को किसमें बदलता है, प्रोडक्ट में बदलता है। अब ये प्रभावी कॉलिजन क्या है? प्रभावी कॉलिजन वैसा कॉलिजन जो केमिकल रिएक्शन करवा दें या क्या लिखें, वैसा कॉलिजन जो केमिकल रिएक्शन करवा दें या रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल दें, उसे इफेक्टिव कॉलिजन कहते हैं। वही बात यहां पर लिखें, केवल प्रभावी, इसी को किस में बदल दिए, डेफिनेशन में। आपसे पूछे जा सकते हैं कि इफेक्टिव कॉलिजन प्रभावी संघटक क्या है। तो जरा देखिए, वैसा कॉलिजन जो केमिकल रिएक्शन करवा दे, केमिकल रिएक्शन मीन्स प्रोडक्ट का निर्माण, या रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल दें, उसे क्या कहेंगे, इफेक्टिव कॉलिजन। अब बात आ रही है कि कॉलिजन से ही केमिकल रिएक्शन होता है। सॉलिड स्फीयर आपस में टकराते हैं और वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स केमिकल रिएक्शन हो जाना। फिर भी कहता है कि सभी प्रकार के कॉलिजन केमिकल रिएक्शन नहीं करवा पाते हैं, केवल कौन सी रिएक्शन, इफेक्टिव कॉलिजन ही केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। तो हम जाने इफेक्टिव कॉलिजन क्या होता है। अब बात रही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कॉलिजन करें, इसके लिए क्या शर्त है, इसके लिए क्या शर्त है। तो यहां देखिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कॉलिजन करें, इसके लिए
कितने शर्त हैं? पहला है एनर्जी बैरियर, या इसको हम फैक्टर कह दें, और दूसरा ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या है दूसरा? प्रॉपर ओरिएंटेशन या ओरिएंटेशन फैक्टर, प्रॉपर ओरिएंटेशन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन फैक्टर। ये दो शर्तें हैं इनके दो शर्तें हैं। इफेक्टिव कॉलिजन, क्या लिखें? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कॉलिजन करें, इसके लिए कितने शर्त हैं? दो शर्त। पहला क्या है? एनर्जी बैरियर या एनर्जी फैक्टर, और दूसरा है प्रॉपर ओरिएंटेशन या ओरिएंटेशन फैक्टर। अब जानते हैं एनर्जी बैरियर या एनर्जी फैक्टर को, और प्रॉपर ओरिएंटेशन को हम लोग जानेंगे। तो फटाक से इनको छापें। तो चलिए, उम्मीद है इनको छाप लिए होंगे। अब आइए बारी बारी से हम लोग एनर्जी बैरियर और प्रॉपर ओरिएंटेशन को जानते हैं क्या होता है। तो ऊपर से मिटा दें। चलिए मिटा दें। पहले ही बताए थे इसमें कैलकुलेशन कम, भाषा ज्यादा है। कैलकुलेशन नहीं के बराबर, एक आध कैलकुलेशन है, देख लेंगे वो क्या। रेट ऑफ रिएक्शन क्या निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, वो देख लेंगे। तो मिटा दें, इनको भी मिटा रहे हैं, इसको रखे रहते हैं, नीचे वाले याद रखेंगे। ये है दो कारक हैं इनके। पहला क्या है? एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर या फैक्टर कहिए इनको, एनर्जी बैरियर या फैक्टर, एनर्जी बैरियर या फैक्टर। एनर्जी बैरियर या फैक्टर में क्या है? टर्म है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास निहित ऊर्जा, क्या लिखे? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास निहित ऊर्जा। एनर्जी बैरियर का मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पार नहीं, पास निहित ऊर्जा। अब ये निहित ऊर्जा में कौन कौन है? तो पहला एनर्जी आ जाते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी? याद कीजिए, पिछले रोज भी देखे थे थ्रेशोल्ड। और पिछले रोज प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखे थे, तो ऐड करके लिख दिए थे थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? इसको हम लोग कहते हैं देहली ऊर्जा। याद करेंगे, यहां मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं, देहली ऊर्जा दो बार आते हैं। जब फिजिक्स में आप पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां पर भी आपको देहली ऊर्जा थ्रेशोल्ड एनर्जी से मुलाकात होगी, लेकिन वहां इसका डिफिनेशन अलग है। यहां केमिकल रिएक्शन में इसका डिफिनेशन अलग है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर केमिकल रिएक्शन अलग, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो अलग है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अलग चीज है, और केमिकल रिएक्शन के लिए ये अलग चीज है। आ रही है बात समझ में? तो देख लीजिए, ये फ्रेश दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो देहली ऊर्जा डिफिनेशन देखते हैं इसका। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का वह न्यूनतम ऊर्जा, क्या लिखें? वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण रिएक्टेंट
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कॉलिजन करता है उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कॉलिजन करता है उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। डेफिनेशन, उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। फैक्टर ए, अब फैक्टर बी आ जाता है, पिछले रोज भी बताए थे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी किनको कहेंगे? तो आइए जानते हैं एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं। पिछले रोज भी बताए थे एक्टिवेशन एनर्जी, पिछले लेक्चर 17 में भी आप एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में जानते होंगे। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाए? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए या यहां कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदलने, भाषा दूसरे तरह से हो सकता है लेकिन बात वही है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। याद कीजिए यहां पर EA एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। पिछले लेक्चर में इसी टर्म में था कुछ, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदलना है, उसी को क्या कह देते हैं हम लोग? एक्टिवेशन एनर्जी। और पिछले लेक्चर में हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी ज्ञात करने का तौर तरीका भी जाने थे। तो इनको फटाक से आप छापिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये दो फैक्टर हैं एनर्जी फैक्टर, इसको ग्राफ में भी देख लेंगे हम लोग फटाफट, और उसके बाद हम लोग चल जाएंगे ओरिएंटेशन फैक्टर। फटाक से इनको छापिए। तो उम्मीद करते हैं इनको छाप लिए होंगे। आइए इनका फटाफट हम लोग ग्राफ देख लें, फिर उसके बाद चलते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर। एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ हम लोग पिछले रोज भी बनाए हुए थे। यहाँ पर ये रिएक्टेंट है A प्लस B, यहां से ये बदल गया इस तरह से, यहाँ A B हो गया, यहां से यहां इसको हम लोग क्या कह देंगे? जी नहीं, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। कौन सी एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है A B, यहां से यहां तक। ये जो एनर्जी है अपना, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। इस पर अभिक्रिया की तीव्रता, इस पर अभिक्रिया को दिखाते हैं, अभिक्रिया की प्रक्रिया, और इस पर किसको दिखाएंगे? इस पर एनर्जी को दिखाएंगे। ठीक, तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी और ये एक्टिवेशन एनर्जी। फटाक से इनको छाप लीजिए।
तो चलिए उम्मीद करते हैं इनको छाप लिए होंगे और ये एनर्जी फैक्टर आपको समझ में आए होंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी। पिछले लेक्चर में इसकी बात कर चुके हैं हम लोग। क्या कहते हैं ये, हाँ। तो प्रॉपर कॉलिजन हो इसके लिए कितने शर्त हैं? दो शर्त। तो पहला शर्त देखें, एनर्जी, उसको प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए। और दूसरा का शर्त है उनके पास क्या होनी चाहिए? दूसरा शर्त है प्रॉपर ओरिएंटेशन या ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर क्या है? ओरिएंटेशन माने विन्यास, कह दीजिए ना, विन्यास। इसको सीधे समझते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का क्रमिक विन्यास ही इफेक्टिव कॉलिजन, बस इफेक्टिव कॉलिजन के लिए उत्तरदायी देख लीजिए कितना कैसा टर्म है, उत्तरदायी होते हैं। कौन से विन्यास? क्रमिक विन्यास। जरा देखिए, ये ए है और ये बी मॉलिक्यूल्स है, ये यहां पर मान लेते हैं, यहां पर बी है और यहां पर कौन है? ए है। आपस में गया, टकराया, ए बी बी ए, इसमें जाकर के ये हो गया ए बी, और फिर यहां हो गया ये बी ए। इनइफेक्टिव कॉलिजन। क्यों? क्योंकि क्रमिक विकास नहीं है ना, ए ए बी बी नहीं है, तो कॉलिजन कैसा हो जाएगा? इनइफेक्टिव। अतः ये रिएक्शन सही तरीका से नहीं करेगा। अब देखिए, ए बी बी, ए बी बी, ए और यहां हो गया बी बी। इसको कहेंगे कैसा कॉलिजन? इफेक्टिव कॉलिजन। ये इफेक्टिव कॉलिजन है। तो यही है इसका क्रमिक विन्यास। कब इफेक्टिव कॉलिजन? जब इफेक्टिव कॉलिजन होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा, अन्यथा केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो फटाक से इनको छापिए। देखते हैं हम लोग, एक डेफिनेशन है उसके बाद एक रिलेशन। तो उम्मीद करते हैं इनको छाप लिए होंगे। बस ये कोई चीज नहीं है, यहाँ पर क्रमिक क्या होनी चाहिए? विन्यास होनी चाहिए। यहाँ देख लिया क्रमिक, ए से ए या बी से बी, ऐसा नहीं कि ए बी और बी ए हो जाना चाहिए। तब जाकर के ये यहाँ पर एक डेफिनेशन है और उनको लिखते हैं। यहाँ डेफिनेशन है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? तो यहां लिखेंगे प्रति सेकेंड इकाई आयतन में प्रति सेकंड इकाई आयतन में कॉलिजन की संख्या को
कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। इसे Z से सूचित किया जाता है। अब देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत यहां लिखे थे ना, इस सिद्धांत के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कॉलिजन फ्रीक्वेंसी गुना कॉलिजन फ्रीक्वेंसी गुना कोलाइड फ्रैक्शन, कोलाइडिंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोलाइडिंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन क्या होता है? अब मान लिया जाए कि 10 मॉलिक्यूल है, 10 में से 5 मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, तो 5 मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं तो उसी का कोलाइडिंग फ्रैक्शन निकाल लेंगे, तो 5/10, जितना टकराया उतना बटे टोटल, तो उसी को फ्रैक्शन कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है और कोलाइडिंग फ्रैक्शन क्या है? तो इसको Z से दिखाते हैं और इसको किससे दिखाते हैं? F से दिखाते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल टू क्या हो गया? Z इंटू F, Z इंटू F। फटाक से छापिए इनको, अभी मिटा रहे हैं। तो चलिए छाप लिए होंगे, ऊपर मिटाते हैं, इनको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और यहीं पर इनको करेंगे लास्ट। हम नहीं करेंगे, यहीं अपने आप लास्ट हो जाएगा, कहेगा हम ही लास्ट हो गए। मिटा रहे हैं इनको, छाप लिए होंगे, इनको बढ़ाते हैं। जरा देखिए F किनको कहते हैं? कोलाइडिंग फ्रैक्शन, ये F होता है, ये वही चीज है, याद कीजिए। F इक्वल टू E टू द पावर माइनस EA/RT, याद है जी? कहीं पर पढ़े थे इसको। तो F बराबर ये होता है, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? Z इंटू E टू द पावर माइनस EA/RT, और सब प्रॉपर मीनिंग के साथ है अपना। तो किसके अनुसार ये रेट है? Z क्या हो गया? ये दिया जाएगा, ये तो आपको पता है। E एक्सपोनेंस है, एक्टिवेशन एनर्जी, गैसेस कांस्टेंट, टेम्परेचर। तो छापिए, और कॉलिजन थ्योरी होता है समाप्त। भले इनको छाप लीजिए चंद मिनट में। इनको छाप लिए होंगे। Z क्या है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, जो आपको दिए जाएंगे। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी किनके किनके बीच? तो अभी A और B लिए थे ना, तो A B के बीच। तो इसी को और क्या लिखा हुआ मिल सकता है? रेट इक्वल टू Z AB। AB क्यों? AB रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, इनटू E टू द पावर माइनस EA/RT। RT नहीं, RT। हिंदी में पढ़ेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अंग्रेजी की बात है तो ठीक। तो ये AB क्या है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, इन्हीं के बीच टक्कर होती है, टक्कर। और ये कोलाइडिंग फ्रीक्वेंसी आपको ज्ञात करना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? दोनों तरफ एलन लेकर के आप जानिए कैसे निकालोगे। और ये आसान है। यही Z क्या है भैया? आर्हेनियस थ्योरी का आर्हेनियस फ्रीक्वेंसी नहीं ना। यही चलिए उधर क्या कहते हैं कि एक्टिवेटेड थ्योरी में यही Z क्या बन गया था वहां पर?
टी बाय कुछ कुछ करके आया बटा आर टी, ई ए बटा आर टी, ई ए बटा आर टी। तो ये वही चीज है। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलाइडिंग फ्रीक्वेंसी इस सब को समझ गए। तो आज हो रही है कॉलिजन थ्योरी समाप्त। कल आएंगे छोटे मोटे कहानी के साथ। बस ये लास्ट पर है, ये दम तोड़ने ही वाले हैं अब ये चैप्टर। कैसे? तो कल होगा कैटलिस्ट, माने इफेक्टिंग में एक कारक होता कि कैटलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है। तो अगले रोज हम लोग किसके बारे में जान लेंगे? कैटलिस्ट के बारे में जानेंगे। और कैटलिस्ट के जस्ट बाद जानेंगे एक छोटी सी कहानी है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मात्र 2 टॉपिक, यूं कहिए कि 1 लेक्चर से 2 लेक्चर, ज्यादा से ज्यादा ये 2 लेक्चर चलने वाले हैं। उसके बाद इसके अंतिम संस्कार हम लोग कर देंगे इस चैप्टर के। तो आज लेते हैं हम आपसे विदा, फिर मिलेंगे इसके अगले लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करते रहें, इसको तैयार करते रहें, डींग हाँकते रहें, पढ़ाई लिखाई कम करते रहें और घर में बैठल रहें, टीवी का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।